Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली कवर करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। आज है 22 ऑफ मार्च, तो चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से थे। आज हम जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से बात करेंगे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। मार्च मंथ के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज हो गया है और जानेंगे कि ये इंडेक्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है और प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल को फॉर्म करने की बात की है विच विल लुक इनटू कि किस तरह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंजर्वेशन की जाए। और एक बहुत बड़ा थ्रेट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में एक ड्रास्टिक डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा था, उस थ्रेट को किस तरह कंपनसेट किया जाए, इसके ऊपर फोकस करेगा ये पर्टिकुलर पैनल। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। एंड देन विल टॉक अबाउट वन ऑफ द नासाज रिसर्च पेपर जो कि ये सजेस्ट करता है कि हमारा जो सी लेवल है वो राइज हुआ है और इस राइजिंग सी लेवल में एल नीनो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे कि कितना सी लेवल राइज हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है फ्रॉम 1992-93 लेवल का और प्रेजेंट टाइम से कंपेयर किया गया है और देखा गया है कि कितने रेट से जो सी लेवल का राइज है वो बढ़ चुका है और क्या रोल इसमें एल नीनो जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट अरब लीग। अरब लीग न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज it has applauded India's Palestine policy। हमारा जो इजराइल और पैलेस्तीन डिस्प्यूट में कॉन्फ्लिक्ट में जो स्टैंड है दैट इज़ द टू नेशन थ्योरी विच विल ऑलवेज फेवर्ड, इसे अरब लीग ने सपोर्ट किया है और रैदर अप्रिशिएट किया है। तो देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है, इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ अरब लीग। बिकॉज पिछले कुछ समय में अलग अलग रीजंस की वजह से अरब लीग न्यूज़ में थी और अभी भी रिसेंटली इनकी फॉर्मेशन की एनिवर्सरी आई है, तो इसीलिए अरब लीग के बारे में कुछ डिटेल में हम यहाँ पे जानेंगे। सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो, ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट ऑल्सो। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ, जो कि हमारे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में, PMI के बारे में। देखिए, जब भी हम परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो अलग अलग कंपनीज के अंदर मंथली सर्वेज होते हैं और उन सर्वेज के अकॉर्डिंगली इस इंडेक्स को कंपाइल किया जाता है। तो यहाँ पे परचेजिंग लेवल या फिर इनपुट स्टेज पे एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, जिससे कि इन द सेंस एक आइडिया लगाया जाता है कि इस बार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं एक्चुअल प्रोडक्शन से का इंडिकेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होगी। तो यहाँ पे ये जो PMI आता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी आता है और साथ ही में सर्विस सेक्टर के लिए भी आता है। तो अलग अलग आता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग आता है, सर्विस सेक्टर का अलग आता है और बाद में इसे कंपाइल करके एक हमारे पास कंपाइल्ड PMI भी प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस बार की, तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नाउ ये देखा गया है कि अगर हम मार्च मंथ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा हमें अपटिक देखने के लिए मिला है। रादर पिछले 42 मंथ्स में जो सबसे बड़ी पीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई है दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे पास 42 मंथ्स से इतनी ज़्यादा अपटिक नहीं थी जितना कि मार्च में देखने के लिए मिली है, तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर की जो आउटपुट है उसे इसने लिफ्ट किया है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो फरवरी मंथ में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो PMI था उसका स्कोर कुछ 56.9 पे था और वहीं अगर हम मार्च में देखें तो ये स्कोर बढ़कर 59.2 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं येस डेफिनेटिवली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, एक बड़ा स्कोर हमें देखने के लिए मिला है इन द मंथ ऑफ मार्च।
लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज फेब्रुअरी मंथ में हमारे पास 60.6 करोड़ था, लेकिन मार्च में ये थोड़ा सा रिड्यूस होकर 60.3 पे आ चुका है। देखिए अब यहाँ पे हम एक छोटा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब भी हम PMI इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्कोरिंग दी जाती है, स्कोर दिए जाते हैं, और इन स्कोर में जो 50 स्कोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 का स्कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा स्कोर 50 से अबव आया है, इफ़ द स्कोर इज अबव 50, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है, हमारे पास ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और अगर ये स्कोर 50 से बिलो आता है तो दैट शोज कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है जी। सो अब आप ये देखिए, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम ये बोल रहे हैं कि फेब्रुअरी मंथ के कंपैरिजन में मार्च मंथ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप देखिए फेब्रुअरी में भी इकोनॉमिक ग्रोथ था, एक्सपेंशन था, मार्च में भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, लेकिन जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ नहीं हो रही थी, पहले भी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन मार्च में एक सडन अपटिक देखने के लिए हमें यहाँ पे मिला है। सिमिलरली अगर हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फेब्रुअरी के कंपैरिजन में मार्च के अंदर एक स्लाइटली जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। पहले 60.6 था, वो 60.3 हो गया, लेकिन पहले आप ये देखो कि ये स्कोर भी हमें एक्सपेंशन शो करता है और ये स्कोर भी एक्सपेंशन शो करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्लाइड आउटपुट के अंदर डिक्लिनेशन यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो आपको एक्सपेंशन ही शो कर रही है, ठीक है जी। सो अगर अच्छा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर स्कोर सिर्फ और सिर्फ 50 आ जाए तो अगर 50 स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी लेवल में कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना एक्सपेंशन हुआ ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है जी। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया जो कि आपको होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू PMI। देखिए ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट जो है वो बढ़ा है, न्यू ऑर्डर्स मिले हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से मार्च में एक ओवरऑल हमें एक लिफ्ट देखने के लिए मिला है, शार्प राइज देखने के लिए मिला है, एंड सब्सिक्वेंटली जो प्राइवेट सेक्टर के आउटपुट है वो भी इंक्रीज हुई है। एंड इवन अगर हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखें मार्च मंथ में तो उसके अंदर भी एक हाइक देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो इन सब वजहों की वजह से मार्च के मंथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। कंपैरेटिवली सर्विस सेक्टर के अंदर एक हल्का सा डिक्लाइन है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ एक और आइडिया जो आपको PMI के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए वो ये है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को रिलीज करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इंडिया में PMI का डाटा S&P ग्लोबल रिलीज करता है। देखिए S&P ग्लोबल एक ग्लोबली एक मेजर है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एनालिटिक्स में काम करती है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि इंडिया में जो PMI का डाटा था इट वाज रिलीज्ड बाय HIS मार्केट, लेकिन इसके बाद इसका मर्जर हो जाता है विद S&P। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि PMI कौन रिलीज करता है, आंसर इज S&P, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग PMI में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। कुछ 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर सर्वे किए जाते हैं, जिसके बाद ये जो इंडेक्स है ये कंपाइल किया जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जो ये PMI है ना, अब आप देखो मार्च का महीना पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। इट इज़ रिलीज्ड मच मोर बिफोर हमें इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर कोई ऑफिशियल डाटा मिले, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई ऑफिशियल डाटा मिले, या फिर GDP ग्रोथ की बात की जाए। नो, ये हमें उससे बहुत पहले सर्वे के बेसिस पे दे दिया जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छा इंडिकेटर माना जाता है कि इससे हमें इनसाइड थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। इसे बहुत सारे कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, इस इंडेक्स को यूज़ करते हैं। इसके बेसिस पे वो अपने इंटरेस्ट रेट भी तय करते हैं, एंड इससे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उसकी इंडिकेशन होती है। जो इन्वेस्टर्स हैं जो बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक आइडिया रहता है कि किस तरह चल रहे हैं सेक्टर्स, कोई बड़े डिप्स या बड़े चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंडेक्स, इसकी अगर गुड रीडिंग आती है तो ये इकोनॉमी के अंदर जो अट्रैक्टिवनेस है उसको बढ़ाती है, एंड आगे चलकर इससे इकोनॉमी फर्दर कॉम्पिटिटिव हो जाती है। सो देयरफॉर इट इज़ अ गुड इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। देखिए, ये हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, एंड इसकी कंजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। अब रीज़न क्या है, देखिए, हमारे पास ये केसेस आ रहे थे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसका जो नेचुरल हैबिटेट है दैट इज़ द ड्राई ग्रास लैंड्स एंड स्क्रब लैंड्स, जिसकी वजह से ये इंडिया में ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के एरिया में पाई जाती है। और यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम यहाँ पे विंड एनर्जी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। विंड एनर्जी को लेकर बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड जो पावर केबल्स हैं वो इनके हैबिटेट से रन करती हैं। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये इन केबल्स के साथ जाकर इनकी कोलिजन हो जाती है, जिसकी वजह से इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की डेथ हो रही है एंड दे आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एक बड़ा मसला यहाँ पे खड़ा हो गया है कि एक तरफ हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है, हमारा इंटरनेशनल प्रॉमिस है कि हम इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाएंगे, लेकिन जब हम ये कर रहे हैं, हमारी जो हाई पावर केबल्स हैं उसकी वजह से एक इतनी इम्पॉर्टेंट स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि आप बैलेंस कीजिए बिटवीन द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसे लेकर एक हमारे पास ये डिसीजन आ रहा है। इवन एक ब्लैंकेट डिसीजन आ गया था पहले कि जितनी भी हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज अगर जो भी पावर केबल्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए ताकि इस तरह की कोलिजन्स ना हो पाए। तो अब खास तौर पे ये पैनल बनाया गया है जो कि ये स्कोप को डिटरमाइन करेगा कि कितने एक्सटेंट तक हम अंडरग्राउंड कर सकते हैं केबल्स को और इसकी फिजिबिलिटी कितनी रहेगी, और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं उनकी क्या फिजिबिलिटी है, कितनी एक्सटेंट तक हैं। स्पेशली कोई प्रायोरिटी एरियाज हम सेट कर दें कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाए जाते हैं कि वहाँ पे ओवरहेड पावर केबल्स ना हो। तो इन सब के एनालिसिस के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो उन ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा जाएगा जिससे कि हम सस्टेनेबली डेवलपमेंट भी कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ें और साथ ही में स्पीशीज़ की कंजर्वेशन भी करें। तो इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में है। कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ नोन एज आर्ड्रियोटिस निग्रिसेप एंड दिस इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड्स। जो हेवीएस्ट बर्ड्स की कैटेगरी होती है उसके अंदर ये आता है। करंटली इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कुछ 100 से 150 इंडिविजुअल्स रह गए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। एंड मेनली जो थार डेजर्ट है राजस्थान का एंड एडजॉइनिंग गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि ये यूजुअली ड्राई ग्रास लैंड और जो स्क्रब लैंड्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। सो इट्स अ लार्ज बर्ड। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। इट्स अ लार्ज बर्ड। इसकी हॉरिजॉन्टल बॉडी है, काफ़ी लंबा है और बेयर लेग्स होते हैं। तो दूर से देखते हैं तो ऑस्ट्रिच जैसा लगता है। सो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। हमने जो याद रखना है दैट इज़ द कंजर्वेशन स्टेटस। IUCN रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कोई भी स्पीशी अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी तो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो इसीलिए उसे शेड्यूल 1 में डाला जाएगा। और ताकि उसका ट्रेड ना हो सके, इस तरह की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ट्रेड ना हो सके, साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में है। तो याद रखेंगे हाईएस्ट कैटेगरी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है। सो दिस इज़ अबाउट इट। मूविंग अहेड, अगैन इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात कर रहे हैं सी लेवल चेंज के बारे में। अब बात इसलिए हो रही है बिकॉज नासा ने हमारे पास ये रिपोर्ट रखी है जिसमें कहा गया है कि अगर हम सी लेवल चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो 2022 से 2023 में, मतलब एक साल के पीरियड में 0.3 इंचेस जो सी लेवल है वो राइज हुआ है। एंड अगर हम इससे पहले कंपेयर करें कि 2021 और 22 के बीच में कितना हुआ था,
तो उसके कंपैरिजन में दिस इज़ 4 टाइम्स मोर। पिछले साल के कंपैरिजन में लास्ट ईयर 4 गुना ज़्यादा सी लेवल राइज हुआ है। और नासा ने कहा है कि ये जो इतना सिग्निफिकेंट जंप 4 टाइम्स भाई, मतलब जो 21 और 22 के बीच में जितना सी लेवल राइज हुआ, लेकिन 2022 और 23 के बीच में ये 4 गुना हो गया। दिस इज 4 टाइम्स मोर देन दैट। तो इतना सिग्निफिकेंट जंप कैसे आया? तो इसके लिए नासा ने जिम्मेवार ठहराया है एल नीनो को, कि जो एल नीनो कंडीशंस हैं, जो वार्मिंग क्लाइमेट है, इसकी वजह से इतना सिग्निफिकेंट जंप देखने के लिए मिला है। देखिए 1993 से अब तक 4 इंचेस जो हमारा सी लेवल है वो राइज हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं इन द लास्ट ईयर्स जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब 1993 में कुछ 0.07 इंचेस पर ईयर का रेट था, लेकिन वो बढ़कर करंटली 0.17 इंचेस पर ईयर पे पहुंच चुका है। कैन यू सी द राइज इन द रेट? किस रेट से सी लेवल राइज हो रहा है? एंड इवन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से करंटली जो रेट चल रहा है, जितनी स्पीड से सी लेवल राइज हो रहा है, बाय 2050 हम 20 सेंटीमीटर और ऐड कर सकते हैं इन द ग्लोबल सी लेवल। जिससे क्या होगा? अगर सी लेवल राइज होगा, फ्लडिंग, सिवियर फ्लडिंग कॉमन हो जाएगी। इट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। तो इमीडिएटली इसका कॉस्ट जो इतना बड़ा, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मतलब 4 गुना ज़्यादा राइज हुआ, तो उसे एल नीनो से रिलेट किया गया। अब देखिए एल नीनो क्या है? हम जानते हैं कि एल नीनो कंडीशंस के अंदर हमारा जो पैसिफिक ओशन है, स्पेशली ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है, उसकी अनयूजुअल वार्मिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो उसका पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। इट शिफ्ट फ्रॉम लैंड टू ओशन एंड दैट लीड्स टू रेजिंग इन सी लेवल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट। इसके ऊपर एक ज़रूर आप सोचिए, बिकॉज एल नीनो, ला नीना के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब एल नीनो की कंडीशंस आती हैं, व्हेन देयर इज़ एल नीनो, तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट होता है फ्रॉम लैंड टू ओशन, ठीक है। और वहीं हम कहते हैं कि जब ला नीना कंडीशन आती है, तो ला नीना कंडीशन के अंदर रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है फ्रॉम द ओशन टू द लैंड। ये आपके मेंस में एक स्टेटमेंट लिख कर आ सकती है, ठीक है। प्लीज़ डू ट्राई टू राइट अ शॉर्ट आंसर अबाउट इट, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, कि एल नीनो के कंडीशन में लैंड से रेनफॉल का शिफ्ट ओशन की तरफ होता है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज होता है। और वहीं अगर ला नीना कंडीशंस आ जाती हैं, तो ऐसे केस में ओशन से लैंड की तरफ जो है वो रेनफॉल शिफ्ट होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरब लीग के बारे में। देखिए अरब लीग न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया की पैलेस्तीन पॉलिसी को इन्होंने अपलॉड किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, अरब लीग की फॉर्मेशन 22 मार्च को होती है और आज 22 मार्च है। टुडे अरब लीग इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनिवर्सरी। तो इसीलिए हम अरब लीग की बात कर रहे हैं कि अरब लीग है क्या। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जितने कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, दिस ग्रीन शेडेड एरिया, ये सब कंट्रीज़ को अरब लीग कहा जाता है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कह देते हैं। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको अफ्रीका के नदरन एरिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, और जो आपका मिडल ईस्ट है, जो वेस्ट एशिया है, उनके कंट्रीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। दीज कंट्रीज़ आर कॉल्ड एज अरब लीग्स। अब क्या बातें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम अरब लीग की बात करते हैं तो 1945 में इसकी फॉर्मेशन होती है, इवन बिफोर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। एंड उस टाइम पे फाउंडिंग मेंबर्स अलग हैं, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, ट्रांस जॉर्डन, जिसको आजकल हम जॉर्डन कहते हैं, सऊदी अरेबिया एंड येमेन। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन की। भूलना क्या नहीं है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। हेड क्वार्टर ऑफ
अरब लीग इज़ इन इजिप्ट, इजिप्ट के कायरो में हेडक्वार्टर है। अब इतने सारे कंट्रीज़ हैं इस अरब लीग में, ऑब्जेक्टिव क्या है इस लीग का? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके फर्स्ट ऑफ ऑल आपस में जो टाइज़ हैं वो मजबूत हों, वो अपनी पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेट करें और एक कॉमन गुड की तरफ ये सारे कंट्रीज़ मिलकर बढ़ें। करंटली अगर बात करें तो इसके 22 मेंबर हैं अगर हम पैलेस्तीन को इंक्लूड कर लें तो, ठीक है। एंड इस लीग में पैलेस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे 22 मेंबर कंट्री बनते हैं। सीरिया की पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया गया था इन नवंबर 2011, लेकिन उसके बाद अब दोबारा सीरिया को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा इस लीग के अंदर एक काउंसिल है जिसे कि हाईएस्ट बॉडी कहा जाता है, जिसमें सारे मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एंड इस लीग में मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें मेंबर्स को कंपेल किया जा सके। कोई रेजोल्यूशन आई है और उसके बेसिस पे आप किसी कंट्री को कंपेल कर रहे हैं कि आपको ये स्टेप लेना होगा, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी के बेसिस पे यहाँ पे काम होता है। हर मेंबर के पास एक वोट होता है एंड डिसीजन जो भी आता है दैट इज़ बाइंडिंग ओनली ऑन दो स्टेट्स जिन्होंने उसके लिए वोट किया है। तो ये एक सिस्टम है, थोड़ा सा ओपन सा सिस्टम है यहाँ पे अरब लीग का। इतना हमें नहीं मालूम होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ओके आपका नदरन अफ्रीका हो गया, वेस्टर्न एशिया हो गया एंड इजिप्ट के अंदर इसका हमारा हेडक्वार्टर है यहाँ पे। सीरिया का याद रखेंगे कि पहले ये मेंबर था लेकिन इसको निकाल दिया गया था क्योंकि तब सीरिया का सिविल वॉर शुरू हो गया था जिसकी वजह से इसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। बट देन अगेन सीरिया इज़ बैक एज अ मेंबर ऑफ अरब लीग। So that's all for this video. इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you. And if you like this video, please do like, share and comment.